वेलकम बैक गाइज। हम फिर से आ गए हैं अपने अगले सेट के साथ। हमने अभी तक आपको 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके दिया है और 150 से आगे वाली सेट लेकर के हम फिर से हाजिर हैं। वही पुराने लोग, दीपक सर और सूरज सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टीम सर। 1729 आचार्य एकेडमी। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 151। अब बेटा हम लोग आ चुके हैं, फिजिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब इनऑर्गेनिक की तरफ मूविंग है। तो इनऑर्गेनिक का देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होना पॉसिबल है मुझे लगता है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि पूछा क्या जा रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ AX बॉन्ड आइडेंटिकल। हाँ, अब क्या होता है, बच्चों को ये तो याद है कि सर sp3d जो होता है वहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल के लेंथ अलग अलग होते हैं ना। एग्जैक्टली, एक्सियल और इक्वेटोरियल के लेंथ अलग अलग होते हैं। ये किसमें याद है बच्चों को? sp3d में। इसके आगे तो बढ़ सकते हैं। sp3d2 में देखा जाए ऑक्टाहेड्रल तो हाँ, यहाँ पे सर अगर सारे टर्मिनल आइटम आइडेंटिकल हो तो वो सब रिपल्शन सारे बैलेंस आउट हो जाते हैं और वो सब का लेंथ इक्वल हो जाता है ना। मतलब ऑक्टाहेड्रल लेकिन ज्योमेट्री। अगेन जब आप sp3d3 में आते हैं ना तो वहाँ पे फिर से यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली कि एक्सियल वाली लेंथ जो है वो अलग होती है और इक्वेटोरियल वाली लेंथ अलग होती है। ठीक है, तो आपको ये दो केसेस में याद रखना है, sp3d और sp3d3 में एक्सियल की लेंथ इक्वेटोरियल ज़्यादा है, बट sp3d2 में एक्सियल की लेंथ और इक्वेटोरियल की लेंथ क्या होती है बेटा? इक्वल। तो अगर यहाँ से मैं लेके जाऊँ सर क्वेश्चन तो SF6 तो अपना आंसर इजीली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉन्ड है AX के जो इक्वल लेंथ के हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लेन वाले 5 तो सेम होंगे और बाकी के 2 डिफरेंट होंगे। तो 5 बॉन्ड होंगे AX के जो सेम लेंथ के मैक्सिमम। एग्जैक्टली, PF5 में अगर देखा जाए तो केवल 3 ही बॉन्ड होंगे AX के जो इक्वेटोरियल रीजन में लाइक कर रहे होंगे। हाँ, बाकी के दोनों भी सेम होंगे, बट वो तो काउंट कम हो गया। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आपके AX के जो बॉन्ड है वो सारे सेम तो है, बट कितने हैं? 4 है ना सर, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द। आपको बेसिकली बच्चों ध्यान रखना है, जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है जहाँ स्टेरिक नंबर की वैल्यू 6 होती है, AX6 टाइप या MX6 टाइप ऐसे याद रख सकते हो, उसके अंदर इक्वेटोरियल और एक्सियल बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़े सर। यस सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 नंबर क्वेश्चन में सर देखो फिर से ये कंफ्यूजन। हाँ, बच्चों को छोटा छोटा चीजों में फंसाने के लिए पूछा हुआ है। एग्जैक्टली, ये क्या पूछ रहा है कि ClF3 का जो मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पे गेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ लोन पेयर, नॉट लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। अब बच्चा अगर इसका स्ट्रक्चर बनाता है तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, बेंट टी शेप का। बेंट टी शेप होता है, टी शेप। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। ठीक है, कुछ इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है और बेंट टी शेप है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे उसने नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन से कितने हो जाएंगे? 4। अब बच्चा जल्दबाजी में होता है तो गलती करता है। जनरली आपको क्वेश्चंस आप ऐसे ही देखते होगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपसे पूछा जाएगा, तो आप फट से देखोगे स्टेरिक नंबर 3 है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, बाकी 2 लोन पेयर, तो 5 हो गया, तो 2 लोन पेयर कर। तो जल्दबाजी नहीं करना बेटा, ऐसा बहुत बार होता है। कई बार क्या होता है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, हम 3 लिख के आ जाते हैं। हाँ, बहुत पाई बॉन्ड 3 है। हाँ, तो हम जल्दबाजी, और हर पाई बॉन्ड में 2 होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, बट आदमी जल्दीबाजी करके गलत ऐसे क्वेश्चंस पे आपको बहुत अच्छे से इवन कि सर उसमें सिग्मा पाई की काउंटिंग भी पूछी जाती है कि सिग्मा नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स बच्चे जनरली स्क्रिप्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन में सर एक और गेम हो सकता है, पता है क्या? बच्चों को जनरली हाइब्रिडाइजेशन में जो सेंट्रल एटम के लोन पेयर होते हैं, केवल वो काउंट करने की आदत होती है। अगर यहाँ क्वेश्चन होता है टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन ClF3 मॉलिक्यूल, और ऑप्शन पहला 2 दे दिया जाए तो बच्चा 2 लगा के चला 2 ही लगाएगा, उसको फ्लोरीन के 3 लोन पेयर्स तो गायब हो जाएंगे। तो एक्चुअल में तो 3 3 6 3 9, वो भी देख ही लो बच्चों, हर फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, तो 3 3 6 और 3 9 और 2 11, तो उसका आंसर 11 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। अब यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर यूज्ड व्हेन इट इज अंडरगोज फॉर्मेशन ऑफ SF4। बस कुछ नहीं, आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। SF4 का हाइब्रिडाइजेशन मुझे लगता है सबको निकालना आता है। sp3d आएगा। अब देखो यहाँ बेटा एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के और d का 1, टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं? 5 ऑर्बिटल आपने इंटरमिक्स किया, तभी तो ये बनेगा। एग्जैक्टली, तो बस अपना आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 1। आप सीधा, बहुत आसान है, सल्फर के देख लो कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 लोगों से कनेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड से सारा का सारा 4 इलेक्ट्रॉन उसमें गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं, आसान है, आराम से बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 154 सर। ये थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि अच्छा सवाल है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेनली
आपके एक तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का पेयर है जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उनके एसिडिक स्ट्रेंथ में भी चेंज आता है, वोलेटिलिटी में भी चेंज आता है, विस्कोसिटी में भी चेंज आता है, वेपर प्रेशर में भी चेंज आता है। वैसे ही एक पेयर आपका ये आएगा जब ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वाटर, HF और अमोनिया और H2O, H2O 2 बार आ गया क्या? उसमें लिखा है सर इन तीनों में वाटर की मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसा सवाल ये तो बिल्कुल सही लिखा सही बात है। वाटर, HF और अमोनिया में H2O की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब रीजन उन्होंने क्या लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड। ये भी बिल्कुल अपने आप में सही बात है, स्टेटमेंट वाइज सही बात है सर। बट अगर आप देखो इसको मैं इसमें अप्लाई करूं तब तो आंसर HF आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि HF का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। हाँ HF का स्ट्रेंथ ज्यादा, बट HF ने केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। एग्जैक्टली। और वाटर का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाए? 4। तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे सर? डी नंबर सर, 4th नंबर, क्योंकि उसने छुपा के रखा है 4th में नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें ये बच्चा क्या करता है, कई बार जल्दीबाजी करके फर्स्ट ऑप्शन भी टिक करके आते हैं। आप करते होगे ऐसा, आप ये ध्यान रखो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो H बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और ये बहुत यूजफुल टर्म है। कई बार अपने को H बॉन्डिंग इस्तेमाल करना पड़ता है, और H बॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको ध्यान रखो आप। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। अब ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मुझे लगता है केमिकल बॉन्डिंग का सबसे फेमस टॉपिक यही है, और बच्चों का फेवरेट भी होता है सर ये MOT। आसान होता है, लगा के काम बॉन्ड ऑर्डर्स तो याद रखते हैं बच्चे इसके। तो मुझे लगता है सबको वो ट्रिक पता होगा, 14th वाली। 14th का बॉन्ड ऑर्डर 3, और इससे तुम नीचे जाओ या ऊपर जाओ पर इलेक्ट्रॉन 0.5 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर मैं 15 पे आता हूँ तो ये हो जाएगा 2.5, 13 पे भी 2.5, डिक्रीज ही करना है। 16 और 12, 2 और 2, 17 और 11, 1.5 और 1.5, ठीक है। 18 और 10, 1 और 1। मुझे लगता है इतने में अपना काम हो जाएगा, सर। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सर, O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 के प्लस 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 18 है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं लिखूंगा तो 2.5, 2, 1.5 और 1। ये बॉन्ड ऑर्डर मैंने लिखा बेटा। एग्जैक्टली। उसने पूछा क्या है? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही स्टेबिलिटी का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 156 की तरफ। ये भी आपका डाइपोल मोमेंट भी इस चैप्टर का काफी फेमस टॉपिक है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या पूछा कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे CCl4 का तो म्यू 0 होता है ना, रेगुलर ज्योमेट्री है सर। ठीक है, तो ये तो गेम से पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि 0 वाला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एग्जैक्टली। इधर भी ये क्या होता है? CO2, ये भी गेम से बाहर। अब इसमें देखा जाए इस फैमिली में, तो ये फैमिली करेक्ट लिखी हुई है, और फ्लोरीन से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में दीपक सर दे रखा है। तो अब यहाँ पे बच्चे क्या ना कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्यों? क्योंकि एक एनसीईआरटी में एग्जांपल अल्काइल अराइल हैलाइड में भी टेबल के अंदर दिया है। वहां पे जो एग्जांपल है वो है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ये अपने इंडक्टिव के टाइम पे बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जनरल ऑर्डर नहीं है, क्लोरीन वाला पहला किसका है? क्लोरीन का, इसका हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल ऑर्डर लगा दो आप। एग्जैक्टली। फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। यहाँ पे लेकिन कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा। नहीं, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड ही है, HF, HCl, HBr, HI। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाओगे डाइपोल की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर, देखते हैं। ये तो 0 है ना PCl5, रेगुलर ज्योमेट्री वाला वाटर से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप ध्यान रख सकते हो बच्चों एक पार्टिकुलर चीज कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर रेगुलर है और उसके सारे टर्मिनल एटम एक जैसे हैं, तो निश्चित तरीके से डाइपोल की वैल्यू 0 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। HCl इज मोर वोलेटाइल देन HF। और अब फिर से वही इनकी पूरी फैमिली अगर मैं लिखता हूँ, HF, HCl, HBr और HI, तो सर देखो ये यहाँ पे बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जैक्टली सर। बाकी कोई भी फैमिली मेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इधर जाने पे मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होना चाहिए था। बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे HF आ जाएगा। अब देखा जाए तो वोलेटाइल नेचर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बच्चों जितनी ज्यादा होगी वो इजीली वेपराइज
नहीं हो सकता, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो जल्दी वेपर बना सकता तो है। HCl जो है बॉइलिंग पॉइंट में सबसे कम है, मतलब सबसे वोलाटाइल होगा, सबसे वोलाटाइल। तो ये तो करेक्ट लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl इज लेस देन HF, ये भी सही बात है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, करेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे हम। फर्स्ट में लिखा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, फर्स्ट नंबर, ठीक है। और मुझे लगता है अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा हूँ सीधा, आपको ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के जो भी प्रॉपर्टीज कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं वो जरूर याद रखना है, क्योंकि पी ब्लॉक का सिलेबस अब काफ़ी छोटा कर दिया गया है। उधर आपके एलोट्रोप्स है नहीं, उधर आपके ऑक्सो एसिड्स है नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें सिलेबस से रिड्यूस कर दिया, तो अब बचता ही क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो है वो तो आपको एलिमेंट वाइज मिल ही गए हैं, वो सबको याद हो जाते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्राइड का फॉर्मेशन और हाइड्राइड बनने के बाद आपको तीनों ग्रुप में एक टेबल दिया है जहाँ पे उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, और उस बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्टली कितने प्रॉपर्टीज दिए हैं ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड का, और वो ऑर्डर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि पी ब्लॉक के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ज़्यादातर चांस है कि ये हाइड्राइड वाले ट्रेंड ही आएंगे। और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बच्चों फ्रेम करके पूछ ही सकता है आपसे, तो आप उसको ट्राई करो कि मेमोराइज करके रखो, उसी ट्रेंड के ऊपर सवाल। अपने पीछे वाला डिस्कस किया उसमें भी यही लगाया हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ 158। हाँ, ये भी अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस का सवाल है सर ये भी। अब देखो बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट में आपको कम से कम हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही है। हाँ, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 और इसका होता है sp3। तो आप मुझे बताओ, कार्बन कार्बन का अगर sp2 वाला बॉन्ड है और कार्बन कार्बन का sp3 वाला बॉन्ड है, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा? ऑब्वियसली इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी सर, तो वाला। तो इधर उसने वही पूछा ना, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो ये तो जो है तुम्हारा करेक्ट लिखा हुआ है, और हमें क्या ढूंढना है? नॉट करेक्ट सर, नॉट करेक्ट ढूंढना है ना, नॉट, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। अगला जो है, याद देखो बेटा, SO2 में तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। एग्जैक्टली। इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हें वो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं SO3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं अभी एकदम शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। दूसरा वाला है S डबल बॉन्ड O O माइनस और O माइनस। तो अगर तुम्हें यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल एटम। एग्जैक्टली। टोटल 4 बॉन्ड है और टर्मिनल एटम 3 है, तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.33, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है और टर्मिनल एटम 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5। तो लॉजिकली इसका जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए था ना सर, इससे ये ऑर्डर ऐसा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और वही पूछा था उसने कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो हमें जो आंसर लगाना है वो कौन सा लगाना है, सेकंड लगाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता सर आई गेस, अगर देता तो SO2 फिर SO4 2 माइनस एंड देन SO3 2 माइनस। ये तो तुम्हारा आ जाएगा MOT से, अभी जस्ट डिस्कस किया था। 3 है, इसका 2.5 है, इसका भी सर 2.5 है, लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाँ ठीक है, जब बॉन्ड ऑर्डर MOT में सेम हो जाए तो आपको क्या चेक करना है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, एंटी बॉन्डिंग। हाँ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा और सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा तो उसको तुम ज़्यादा स्टेबल मानोगे, और सेम बॉन्ड ऑर्डर में जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी तुम कम लोगे। तो ये करेक्ट हो गया ऑप्शन। और लास्ट वाला देखो, फिर से वही इन दोनों में वो ट्रेंड लगा दो, यही फॉर्मूला। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दूं आपको ClO3 माइनस, तो Cl डबल बॉन्ड O और O माइनस, तो अब देखो यहाँ पे बेटा कितने बॉन्ड है, 5, और टर्मिनल एटम कितने हैं, 3, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 5/3। और इधर अगर मैं लेता हूँ तो Cl डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 7/4। तो ये जो है ज़्यादा हुआ ना बॉन्ड ऑर्डर में, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ये करेक्ट लिखा हुआ, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, और मुझे वही ढूंढना था, हमें नॉट करेक्ट, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब चूंकि अभी ये क्वेश्चन अपने सामने आया था तो इसलिए हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया आपको थर्ड और फोर्थ भी, बट जब आपके सामने आता है तो अगर आपको दिख जाता है सेकंड नंबर में ऑप्शन, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें सारे पॉइंट डिस्कस करने चाहिए, ताकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है ना, जरूर थोड़ी यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। और बॉन्ड ऑर्डर का ये तरीका निकालने का ध्यान रखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ सर। हाउ मेनी ऑफ द, भी काफी अच्छा है सर। हाँ, ये इंटीजर में आ सकता है। हाँ बिल्कुल, इंटीजर का ही क्वेश्चन है सर, जिसको अपन ने ऑप्शनल बनाया है। मेंस के लिए देखा जाए तो इंटीजर का क्वेश्चन होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेनर, ठीक है। तो पहले तो मैं तो आपको जनरल ट्रेंड्स बता देता हूँ। sp2 में डाउट ही नहीं है, ये तो हमेशा प्लेनर होता है, हमेशा, ठीक है। sp3 में आपके पास 3 केसेस हैं। एक सर आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा सर, एक अमोनिया वाला केस हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, और वी शेप हो जाएगा। वी शेप, तो इसमें ये दोनों प्लेनर नहीं है, वी शेप वाला प्लेनर होता है। फिर sp3d जब आएगा तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो तुम्हारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, सीशा हो जाएगा,
सीशॉ के बाद आ जाएगा टी शेप, बेंट टी शेप बोलते हैं उसको। Exactly. और फिर आ जाएगा लीनियर। लीनियर तो इसमें जो है ये दोनों प्लेनर नहीं है, ये दोनों प्लेनर है। फिर आएगा sp3d2। मैं पूरा कहानी खत्म कर देता हूँ। हाँ, रिवीजन ही हो जाएगा सर पूरा। ठीक है, इसमें भी 3 केसेस आएंगे। एक आएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के अलावा आएगा स्क्वायर पिरामिडल, और फिर आएगा स्क्वायर प्लेनर। वो तो नाम में ही प्लेनर है, नाम में ही प्लेनर, इसमें तो कुछ डाउट होना ही नहीं। एक लास्ट वाला केस ये वाला प्लेनर है, ये दोनों प्लेनर नहीं है। और सबसे लास्ट में मैं आता हूँ sp3d3 पे। sp3d3 में भी मैं 3 केसेस ले रहा हूँ। एक पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल। पिरामिड आया मतलब प्लेनर तो नहीं हो सकता कभी। पिरामिड तो कहाँ से प्लेनर होता है। और एक है अपना पेंटागोनल प्लेनर, नाम में ही प्लेनर है। तो ये वाला प्लेनर पकड़ेंगे, ये दोनों नहीं पकड़ेंगे। बहुत रेयर ही चांसेस होता है सर इस पे यहाँ तक जाने का तो चांस कम है, बट फिर भी ठीक है। तो देखो प्लेनर वाली कहानियां मैंने आपको बता दी, इधर टी शेप और लीनियर वाला, यहाँ पे वी शेप वाला, और ये तो है ही लीनियर और इसका तो नाम ही है ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, तो अपने को बस सर हाइब्रिडाइजेशन लिखते जाना है सब में। आप चेक करते हैं, देखो ये तुम्हारा sp3d वाला लीनियर वाला आ रहा है, चेक करो, क्योंकि 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे लोन पेयर हो गया ना। हाँ, अच्छा यहाँ पे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ये 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर वाला कॉम्बिनेशन है। ये 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है। ये 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है। और ये 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है। sp3d वाला तो जरूर याद रहे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो गया तुम्हारा प्लेनर, ये टी शेप है प्लेनर, ये वी शेप है प्लेनर। ये अगर देखा जाए सर तो ये वो वाला आ गया, ये वाला आ गया 5 सिग्मा और 2 लोन पेयर, जिसको आप कहते हैं बहुत रेयर है। ठीक है, I3 माइनस ऑलरेडी लीनियर होता है। ये तो sp2 ही है, ये तो होगा ये स्क्वायर प्लेनर। एग्जैक्टली। ये सीशॉ है, ये नहीं होगा क्योंकि 4 सिग्मा होंगे और 1 लोन पेयर। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा। तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो मतलब एक तरह से देखा जाए बच्चों तो ये आपको पूरा कंप्लीट ऐसा रिवीजन ही हो गया कि किस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सी ज्योमेट्री प्लेनर होती है, कौन सी नॉन प्लेनर होती है। स्टार्टिंग में इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था सर अपने को, sp और sp2 में। और बाकी के सारे केसेस सर ने एक एक करके आपको सेपरेटली एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको आइडिया होगा ही, चली गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ सर। यस, Which of the following molecule does not contain pi bond? कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही वाटर का स्ट्रक्चर सभी को पता होगा, सबको पता है, कोई डाउट होता नहीं। है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर। स्लाइड पीछे हो गया। तो इसमें क्या ही बताना है मुझे, आप अच्छे से जानते हैं। मतलब इसमें अपन रुकने का ही कोई मतलब नहीं है सर। H2O का स्ट्रक्चर सबको पता है, V शेप और H। इसमें कोई पाई बॉन्ड तो बेटा दिख नहीं रहा, तो नहीं आंसर हो जाएगा। CO2 बनाओगे तो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, NO2 बनाओगे तो इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इधर बनाओगे तो 2 डबल C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O। तो सब में पाई बॉन्ड है, बट इसमें नहीं। मतलब इसमें तो वेट करने का मतलब ऐसा सवाल आ गया कि एकदम ब्रेड बटर टाइप। चलते आगे 161 की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी का सवाल आया सर। ये एनसीईआरटी में गिवन है, बच्चे ध्यान से उसको ढूंढ नहीं पाते हैं और वो याद नहीं रख पाते। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए इसको इंक्लूड किया है। आप देखो बेटा है क्या, आपके पास ग्रुप नंबर 14, 15, 16 और 17। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बन कार्बन है, सिलिकॉन सिलिकॉन है, जर्मेनियम जर्मेनियम, तीन की बात कर रहा हूँ केवल। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, आर्सेनिक आर्सेनिक। इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, टेल्यूरियम टेल्यूरियम। इधर एफ Cl Cl, Br और Br। तो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन जब कार्बन से बॉन्ड बनाता है अपने एक्साइटेड स्टेट में, तो उसके पास एक भी लोन पेयर बचता नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई रिपल्शन वगैरह का फैक्टर नहीं है, केवल बॉन्ड लेंथ देख के हमें डिसाइड करना है। बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का जो जनरल रूल है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कार्बन फैमिली वाला ऑर्डर जो है वो तो हमें सही लिखा हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली सर, ठीक है, और उसने सही ही पूछा है हमसे, करेक्ट ऑर्डर आंसर तो आ चुका है, बट सवाल ये एक बच्चों को लगता है कि सर इधर भी नीचे जाने पे वही होना चाहिए था, इधर भी वही होना चाहिए था, इधर भी वही होना चाहिए था, बट ये भी वैसा ही लिखा है, बट ये गलत है। ये भी वैसा ही लिखा है, ठीक है, बट इसमें भी कुछ गलती है और यहाँ पे भी कुछ तो गलती है। वो गलतियाँ समझनी आनी चाहिए। यहाँ पे देखो बेटा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है कितना, एक एक, फॉस्फोरस के पास भी है और आर्सेनिक के पास भी है, और वही लोन पेयर इंक्रीज होता चला जाएगा सर। 2-2 हो गया, यहाँ भी 2-2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 3 है, 3 है। तो अब मुझे बताओ
ये जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है उससे ये जो बॉन्ड है ये वीक होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। ठीक है, जनरल में ये था कि ये स्ट्रांग होना चाहिए था, बट उस रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा वीक हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वीक होकर इन दोनों के बीच में आ जाएगा। एग्जैक्टली ये भी वीक होकर इन दोनों के बीच में आएगा, बट ये जो है 3 लोन पेयर है ना, तो ये सीधा इनसे नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली I2 से ऊपर रहेगा, पूरा ही ऑर्डर एक तरह से डिसअरेंज हो रहेगा, याद हो सकता है। तो ये तीनों फैमिली में एक्सेप्शन है। इधर का अगर मैं आंसर लिखूं तो ये ऐसा होगा, पी जो है वो स्ट्रॉन्गर है एन से, और एन स्ट्रॉन्गर है किससे, एस से। ये करेक्ट ऑर्डर है। इधर अगर देखा जाए तो एस स्ट्रॉन्गर है ओ से, और फिर टी से, और उधर देखा जाए तो सीएल स्ट्रॉन्गर है बीआर से भी, और उससे भी खराब एफ। ठीक है, और फिर आएगा एफ, और सबसे लास्ट में आएगा आई और आई। ये तो बहुत फेमस है, ये तो कितनी बार पूछा हुआ है एग्जाम में आपके। ठीक है, तो अब सवाल आया ये तीसरा वाला कि सर यहाँ क्या प्रॉब्लम है। इसमें सर दूसरे ग्रुप का दूसरे ग्रुप में इन्वॉल्व कर दिया गया है। अगर मैं एफ की बात कर रहा हूँ, ओ की बात कर रहा हूँ, और एन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 2 और 3 लोन पेयर है। ठीक है, रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे 1 2 और 2 लोन पेयर है। ठीक है, और इधर एक लोन पेयर है। तो मुझे लग रहा है लॉजिक सर इधर जाने पे बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है ना। अगर मैं NOF की तरफ जाऊं तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है और एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसे भी देखें अपन तो रिपल्शन का फैक्टर, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा काफी ज्यादा। नहीं, तो अभी तो सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तो उसको हम सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो अगर मैं लोन पेयर रिपल्शन की मैक्सिमम बात करूं तो वो किसमें है, फ्लोइंग में है ना। तो ये सबसे स्टेबल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो रॉन्ग है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो एक्चुअल ऑर्डर जो है सर वो है, यहाँ पे एन वाला बॉन्ड जो है सबसे स्टेबल माना जाता है। एग्जैक्टली एन के बाद जो है वो एफ आता है और फिर ओ आता है। ओके, ये ऑर्डर, तो ये बहुत रैंडम है, तो ये बच्चों को याद होना। ठीक है, अगर आप मेमोराइज करके रख सकते हो बच्चों तो आप इसको याद रख सकते हो, बाकी बहुत लॉजिक लगा के आप आंसर बेटा लोन पेयर वाला, लोन पेयर का। ठीक है, आगे बढ़े सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 162। ओके, एमओटी में देखो ये एमओटी का सवाल चीज आ गया। छुपा हुआ चीज क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं अगर B2 का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो B2 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आएगा सिग्मा 2pz, और फिर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz, जिसमें भी 2s 2p मिक्सिंग पॉसिबल होती है उसमें हम ये। और अगर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बच्चों 14 या 14 से कम होती है उस टाइम के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नहीं तो ये सिग्मा 2pz इससे पहले आ जाता है। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने सर, 10। तो 2 2 4 2 6 2 8 तो हो गए। एग्जैक्टली। अब एक मैं यहाँ डालूंगा और एक मैं यहाँ डालूंगा। ये मैं बात कर रहा हूँ B2 की। एग्जैक्टली। तो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो सर ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो ये एक तरह से कैंसिल आउट कर रहा है सर इफेक्ट एक दूसरे का। ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब जो इनके पास बच रहा है वो एक्चुअल में केवल यही बच रहा है। हाँ। और क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, एक, तो ये हाफ बॉन्ड है। एग्जैक्टली। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो एक बॉन्ड माना जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये बॉन्ड 0.5 है और ये भी कितना है 0.5, दोनों मिला के कितना है सर 1 है। लेकिन ये दोनों बॉन्ड सिग्मा या पाई है, पाई नेचर का पाई है, क्योंकि पाई के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन वो जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। हाँ। अब बच्चों क्या होता है, अपनी आदत क्या होती है, अपन B2 बनाते हैं इन जनरल तो बोरोन में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, तो हमें लगता है हाँ, तो हमें लगता है कि वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बट ये बहुत क्रूशियल है। पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। हाँ, तो उनको लगा एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन के अंदर C2 N2 में उतना कंफ्यूजन नहीं जितना B2 के अंदर है। बहुत लोग इसका सिग्मा नेचर, यही C2 के लिए अगर तुम बनाओगे तो C2 में क्या होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो 2 होंगे और दोनों पाई बॉन्ड, दोनों। हाँ, वो एक्सेप्शन है एमओटी का, इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 है और दोनों के पाई बॉन्ड है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर 1 and 2 बोथ। ऐसे मतलब बच्चों अपने केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी में रटते ही हैं, ऐसा डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन है, C2 इज द एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल इन एमओटी, जिसके बॉन्ड का नेचर कंप्लीटली पाई नेचर होता है। अब देखिए इसके अंदर एक सिग्मा और 2 पाई है। क्यों? क्योंकि N2 के लिए यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 और फिर आगे चला 2 होगा। एग्जैक्टली। तो ये एक सिग्मा और 2 पाई, जिसको अपन ट्रिपल बॉन्ड समझते हो। उस वही नेचर में बच्चे लेके लोग सर कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आगे बढ़े, समझ गए होंगे बच्चे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 163 की तरफ बढ़ते हैं सर आगे। इस क्वेश्चन में देखा जाए सर तो डाइपोल मोमेंट ऑफ CH4 एंड BF3 आर 0 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी रेगुलर ज्योमेट्री और ये भी रेगुलर ज्योमेट्री, तो ये करेक्ट है।
लेकिन दोनों की ज्योमेट्री सेम तो नहीं है। बोथ हैव सेम ज्योमेट्री, ये तो तो गलत है सरासर ना। गलत बात हो गया ना। ये टेट्राहेड्रल और ये ट्राइगोनल प्लेन, हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज False। फॉल्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सर। पे चलते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ। 164 अगेन देखो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विच गिवन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज रॉन्ग पूछा, रॉन्ग देखना है अपने को। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाइड्राइड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगर मैं उस रूल्स को थोड़ा बहुत एक बार वापस से रिमाइंड करूँ तो इस फैमिली में देखो HF के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो एक्सेप्शनली उसको क्या बनाता है, बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट का। Exactly। बाकी नॉर्मल मोलर मास पे डिपेंड करता है सर। तो HF के बाद HI, HBr, HCl ये तो करेक्ट है, हमें चाहिए था रॉन्ग। दूसरा अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर अमोनिया वाली फैमिली देखा जाए तो अमोनिया का जो लिक्विड स्टेट वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है वो थोड़ा वीक रहता है, सॉलिड स्टेट वाला स्ट्रांग होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसकी हाईएस्ट होती है, बट बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASH3 से ज़्यादा होता है, SbH3 से कम होता है। तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर देखा जाए तो फिर से वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा और नॉर्मल ट्रेंड होगा। इधर सर देखो, इधर कोई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास के नहीं है, तो यहाँ पे मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। ये इनवर्स ऑर्डर दे दिया है सर, तो इधर इनवर्स दिया, इसलिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। 165 नंबर क्वेश्चन देखा जाए सर तो यहाँ पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो टोटल स्टेरिक नंबर तो 5 हो गया, 5। तो sp3d तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल। और 1 लोन पेयर में वो सीशॉ शेप का होता है, सीशॉ शेप का होगा। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और ये बहुत बेसिक है। अगर मैं सारे बताऊं तो देखो ये 5+0 का कॉम्बिनेशन है, एग्जैक्टली। ये 3+2 का कॉम्बिनेशन है, लोन पेयर बाद में लिख रहा हूं, ये 4+1 का कॉम्बिनेशन है, और ये 4+2 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और सबके लिए बच्चों आप स्टेरिक नंबर डिसाइड कर सकते हो और उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन देखो बहुत फेमस टॉपिक भी है पूछे जाने के लिए, जेई मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, तो ये तो आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं सर। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। 166 पे अगर जाते हैं सर हम, तो इधर देखा जाए फिर से वही हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है सर, जितने टॉर्मल एटम उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 2 लोन पेयर बच जाएगा सर। 2 नहीं बचेगा सर, 1 ही बचेगा। टोटल से 4, 2 डबल बॉन्ड भी तो बनेगा सर। 4+1 का कॉम्बिनेशन आ गया ना, फिर से सीशो आ गया। सीशो बिल्कुल, ये बार-बार आ रहा है। सीशो वैसे भी बहुत फेमस एग्जांपल है वालों के लिए। एक थोड़ा अनकॉमन है पेंटागोनल, वो भी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया ही था सर। एक को हम आर से मैच करेंगे, एक को आर से अभी 2 ऑप्शन में मैच किया हुआ है, बी तो ऐसी है, तो सीधा सी देखते हैं हम। सी की बात करें सर तो 5 सिग्मा है, 5 और 5 सिग्मा के बाद लोन पेयर एक भी नहीं बचेगा, तो फिर आएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5+0 आ गया ना डी। हाँ, तो इसलिए इसका सी का जो है वो पी होना चाहिए। सी के लिए पी सर फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, RSP। और लास्ट में XZF2 दोनों सिग्मा ही होंगे, तो उसमें 2 सिग्मा और बाकी के 3 लोन पेयर। तो आगे बढ़ते हैं सर, की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ बढ़ते हैं सर। 167 में अगर देखा जाए बेटा तो P/D कैसे काउंट करना है मैंने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन में पीछे बताया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम। अगर मैं यहाँ बात करूँ CO2 का, तो CO2 में आपका C डबल बॉन्ड O है और यहाँ भी डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चेक किया जाए सर तो इसमें 2 सिग्मा बनाना है सर, 2 सिग्मा बनाना है, तो 2 सिग्मा जो है वो SP, एक S, PP दोनों सिग्मा होंगे, दोनों सिग्मा। और फिर एक पाई होगा आपका P/P। हाँ, और अगला भी पाई होगा वो P/P होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों P के 3 ऑर्बिटल हैं, तो बाकी एक ऑर्बिटल तो P का यूज हो गया सिग्मा बनाने में, तो बाकी का दोनों P। सर P/D चाहिए ना। हाँ, वो तो उस केस में है ही नहीं सर। तो P/D के लिए एक तो पहले तो समझो, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा किसी कंपाउंड में उतना ज्यादा चांस होगा P/D के चांस। एग्जैक्टली। ठीक है, पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। इसमें पाई बॉन्ड कितने? 2। यहाँ पाई बॉन्ड ऐसा 4। तो मुझे लगता है कि पाई बॉन्ड के नंबर जितने ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा चांस है कि वो बॉन्ड D/। और ऐसे भी सर 4 कनेक्शंस बनाने हैं तो 3 P और 1 S, तो उसका यूज हो जाएगा सिग्मा सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पे D/P होंगे। इस वाले एग्जांपल में सारे क्या होंगे? क्यों? क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ सिग्मा कनेक्शंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो S और P का खर्च होता जा रहा है, तो P सारा यूज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सर, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ। 168 में अगर देखा जाए तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन और मैचिंग का क्वेश्चन है सर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो ये तो कभी मैच नहीं करेगा सर, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, इधर इसमें 3 सिग्मा और 3 लोन पेयर, तो ये भी रॉन्ग हो गया, sp3d आना चाहिए था, ये करेक्ट हो गया सर। क्योंकि 5 2 + 3 कितना आया? 5 ऑर्बिटल लगेंगे। एग्जैक्टली। तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, 169 की तरफ।
ये तो अभी ने डिस्कस ही किया था सर, उसमें आपने पूरा ही बताया था। की बात हो रही है तो देखो सेम बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल कैसे है बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ही सेम हो जाए तो एक चांस हो सकता है, या फिर वो 14th के बाद आप आगे जाते हो या पीछे आते हो तो 0.5 का डिक्रीज होता है। दैट मीन्स 13 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम सेम सेम। 12 और 16 का बॉन्ड ऑर्डर सेम, 11 17 सेम, 10 और 18 9 और 19 भी सेम। तो उस हिसाब से अगर मैं चेक करता हूँ सर तो O2 प्लस में सर 15 इलेक्ट्रॉन और N2 माइनस में भी 15 इन दोनों के पास देखो पिता 15 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 2.5 आएगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्यों, क्योंकि N2 का बच्चों 3 होता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ रहे हैं, तो 0.5 कम गया तो 2.5। O2 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 होती है, उससे 0.5, तो इसके लिए भी 2.5। ठीक है, आगे बढ़े सर। यस सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ आगे आते हैं। अगेन सर ये एमओटी का एक क्वेश्चन, एमओटी काफी फेवरेट टॉपिक भी है का। अपने को पूछा व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एमओटी। स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो पहला तो फैक्टर है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कई बार क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है, तो आफ्टर जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम हो जाए तब तो अपन एमओटी में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जज करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा बच्चों एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती चली जाती है। ये तब अप्लाई करेंगे जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम रहेगी। तो आप देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लिखा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो ये तो करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखा जाए सर B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 और O2 का 2 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे N2 का 3 है और इसका 2 है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे N2 का 3 है और O2 का 2 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है सर, फर्स्ट नंबर। सीधा बच्चों इसमें उतना दिमाग भी नहीं लगना, मतलब अगर इस क्वेश्चन को अच्छा सर कब बनाया जा सकता था, जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाते डाल देते, सेम बॉन्ड ऑर्डर वाले डालते। तो फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लिंक का सवाल है। ज्यादा इन्होंने घुमाया नहीं है, कई बार जब NNPP ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम। और हमें लगता है सर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया है इसके रेफरेंस में, या फिर आगे आने वाले देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सर बेटा, यहाँ पे H का साइज सेम है, 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 तो हम इन एलिमेंट्स के साइज से डिसाइड करेंगे ना। अब अगर मैं कार्बन नाइट्रोजन में बात करूँ तो कार्बन नाइट्रोजन में किसकी साइज बड़ी होती है, कार्बन की। सिलिकॉन फास्फोरस की बात करूँ तो किसकी साइज बड़ी होती है, सिलिकॉन की। और इनमें किसकी साइज बड़ी होती है, नीचे वालों की। तो सबसे बड़ा साइज कौन है सर, सिलिकॉन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बॉन्ड लिंक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब बस लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वाला आ जाएगा। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा सर शॉर्टेस्ट और ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट। तो इवन अगर आपसे शॉर्टेस्ट का भी बच्चों पूछ दे तो भी आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन MnO2 प्लस KOH प्लस O2, और इससे एक X नाम का कंपाउंड बनाया है, और कंपाउंड वो मैंगनीज का है, और हमसे पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है उस X के बारे में। अब देखो बेटा, ये आ गया तुम्हारा D&F ब्लॉक का क्वेश्चन, और D&F ब्लॉक में अगर तुम्हें याद हो तो 2 कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। एक तो K2Cr2O7 का प्रिपरेशन और दूसरा KMnO4 का प्रिपरेशन और उनके रिएक्शंस। तो ये जो है वो KMnO4 के प्रिपरेशन के एग्जैक्टली सर। अगर हम इसको हम बोलते हैं ओर ऑफ मैंगनीज, नाम क्या होता है सर इसका, मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हैं, पायरोलुसाइड बोलते हैं। हाँ, कॉमन नेमिंग में पायरोलुसाइड। इसको अगर हम KOH के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले जो X बनता है ये आपका बनेगा K2MnO4। हाँ, मैग्नेट आयन बनेगा सर, पोटेशियम मैग्नेट। और इस पोटेशियम मैग्नेट को जब हम एसिडिफाई करते हैं तो ये KMnO4 बनाता है, और ये प्रिपरेशन अपन डी ब्लॉक के अंदर है। ये जो है ना, ये ग्रीन कलर का होता है और ये पर्पल कलर का होता है। तो इसमें पता है, इसमें बहुत इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन आता है। अगर मैं इसको बेसिक मीडियम डालूंगा तो पर्पल टू ग्रीन शिफ्ट होगा, एसिडिक में ग्रीन टू पर्पल शिफ्ट होगा। तो इस पे इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ, देखो X के रिगार्डिंग पूछ रहा है ना। एग्जैक्टली तो मैंने X का ग्रीन कलर तो बताई दिया, ये तो करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था, पहला तो करेक्ट है। और उसमें सीधा सर लास्ट में पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो यहाँ पे +6 चार्ज है ना बेटा, मैग्नीज +6 के पास D में 1 इलेक्ट्रॉन तो बचेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो पैरामैग्नेटिक तो होगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, टेट्राहेड्रल से स्ट्रक्चर जब आप इसका बनाओगे बेटा, MnO4 2- है ना ये, तो इसका स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो वो आएगा Mn डबल बॉन्ड O और 2 ऑक्सीजन माइनस एंड O-। ये बच्चों ClO4- का जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है लगभग उसी आ गया, टेट्राहेड्रल आ गया, तो ये भी सही है। बट लास्ट वाला देखो बेटा +7,
चार्ज +6 आना चाहिए ना यहाँ पे। अगर इसका चार्ज देखा जाए तो क्या है +6 इधर +6 है और इधर क्या है +7 मतलब ऐसा देखा जाए तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता जा रहा है, इसीलिए एसिडिक मीडियम का बच्चों यहाँ इस्तेमाल किया गया है ताकि ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन बेटा, इसको जरूर याद करके जाओ। एनसीईआरटी में डी&ए ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा प्रिपरेशन का जो पार्ट है सर वही है, KMnO4 और K2CR2 दोनों का प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओ। 173 की तरफ बढ़ते हैं सर आगे। ये भी कुछ उसी से रिलेटेड लग रहा है हमें, उसके केमिकल प्रॉपर्टी से मैंगनीज के। तो ये बोल रहा है हाईएस्ट जो स्टेबल मैंगनीज का फ्लोराइड है वो टेट्राफ्लोराइड है। लेकिन ऑक्साइड में देखो सर Mn2O7, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है +4 और यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो +7 है। इसका जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है सर कि जो हेलोजेंस होते हैं वो मोनोवैलेंट ग्रुप्स होते हैं, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बना सकते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो डाईवैलेंट है तो वो डबल बॉन्ड्स बना सकता है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो ये क्या होगा कि आपके 2 मैंगनीज के अराउंड आप चार्ज ही ऑक्सीजन भी जोड़ते हो तो भी ऑक्सीजन स्टेट हाई रहेगा। क्योंकि सीधा +2 आएगा ना एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। सिंपल मतलब हेलोजन सिंगल बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है। ये तो रॉन्ग है, देखो Mn+ अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कंपाउंड होता है बहुत कोई एग्जिस्ट मतलब ही नहीं है सर उसका। F कैन नॉट स्टेबलाइज हायर ऑक्सीजन स्टेट, ये कुछ हद तक सही है। उसमें ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में कि जो हायर ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो स्टेबल होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और फ्लोराइड में जो है +4 के आगे वो जाता नहीं है। तो मोर एक्यूरेट मुझे ऑप्शन जो लग रहा है सर वो एक्यूरेट हुआ ना, ऑक्साइड बन रहा है उसका रीजन चाहिए, ये नहीं कि फ्लोराइड नहीं बन रहा है। ऑक्साइड बन रहा है क्योंकि वो डबल बॉन्ड्स बना सकता है इसलिए बन रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ बढ़ते हैं सर। बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम आपके रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर्सनली अगर हम दोनों की बात करें तो ऑलरेडी हमारे 3-3, 4-4 लेक्चर्स हो रहे हैं एक दिन में। वो लेक्चर्स के बीच में टाइम निकाल के हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने आते हैं, ठीक है, और इसमें काफ़ी मेहनत है रिकॉर्डिंग वाले पार्ट में, और आपको उसको देना रिकॉर्डिंग के बाद बाकी चीज़ें देख करके और वो आपके पास तक पहुंचाना, ये एक बड़ा प्रोसेस है। तो हम उसके लिए लगे और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट शुरू होगा जेईई का उसके पहले हम सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा पाएँ। बट आप उसको लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखो, उसको ट्राई करो और उन क्वेश्चंस को रिपीटेड टाइम देख के जाओ, ताकि अगर वो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है या उस टाइप का कुछ, इवन आंसर्स भी याद होने चाहिए, उसमें कुछ बुरा ना हो। मतलब आंसर्स याद रहना बच्चों कोई बुरी बात नहीं है। अपने को कुछ एग्जाम में कोई पूछ नहीं रहा तुमने कैसे बनाया, कैसे किया है, आंसर सही होना, वैल्यू आना चाहिए। तो आप अच्छे से फोकस दोगे, चीजें देखो, समझो। और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है सर अपने से। और K2MnO4 जो अभी हमने डिस्कस किया था पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन के टाइम पे, और अगला दिया है क्रोमाइल क्लोराइड, द सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। चेक कर लेते हैं, इधर +6 चार्ज और इधर भी +6 चार्ज आएगा। चार्ज निकालना बेटा आपको आता ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। -8 है, +2 है, तो यहाँ पे बैलेंस आउट करने के लिए +6, इधर भी -4 और -2 है तो +6। तो ये तो करेक्ट लग रहा है सर। हमें क्या चाहिए था, इनकरेक्ट चाहिए था ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला दिया है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल गलत है। सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप केवल पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज कर सकते हो, सोडियम को नहीं कर सकते, और उसका एकदम क्लियर रीजन है। ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है। सोडियम वाला जो डाइक्रोमेट होता है बेटा वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो क्या रिएक्शन में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आप यूज करते हो तो। और ये जेईई के पीवाईक्यू में पहले भी आ चुका है कि 3-4 कंपाउंड देके पूछ दिया कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड है जो टाइट्रीमेटिक एनालिसिस में यूज नहीं किया जा सकते। तो उसमें मोस्टली तुम्हें कौन से ढूंढने हैं, या तो वो हाइग्रोस्कोपिक हो, जैसे NaOH हो गया, ठीक है, आपका Na2CR2O7 हो गया, या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जो इजिली ऑक्सीडाइजेबल हो, जैसे आप फेरस सल्फेट यूज नहीं कर सकते, इजिली ऑक्सीडाइजेबल, HCl यूज नहीं कर सकते, H2SO4 यूज कर सकते हैं बट HCl यूज नहीं कर सकते। तो HCl, NaOH, फेरस के कंपाउंड्स और आपके सोडियम डाइक्रोमेट, ये कुछ ऐसे कंपाउंड जिनको टाइट्रीमेटिक एनालिसिस में हम यूज नहीं कर सकते। रीजन दोनों के डिफरेंट है, बट मोस्टली हाइग्रोस्कोपिक वाले ढूंढने होते हैं हमें। तो इसलिए जो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था उसके हिसाब से सेकंड नंबर, आगे बढ़ते ही नहीं, सेकंड, बाकी सब सही है। आप रिएक्शंस देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। 175 में देखा जाए बेटा तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ स्पेशल पॉइंट्स मालूम होना चाहिए, तभी ये तुम कर पाओगे। अभी मैं क्रोमियम +2 की बात करता हूँ। अगर क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ तो ये बनेगा क्रोमियम +3। क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो D4 है, और ये जो है वो D3 है। क्रोमियम का जो D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम मानते हैं हाफ फिल्ड T2G। क्या मानते हैं, हाफ फिल्ड T2G। और क्रोमियम का हाफ फिल्ड T2G वाला जो है ना, उसके नॉर्मल हाफ फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है।
क्रोमियम के लिए, मैग्नीज के लिए नहीं। मैग्नीज का D5 स्टेबल है, हाफ फिल T2G स्टेबल नहीं है। और ये CFT का कंसेप्ट है बच्चों, जो अपन कोऑर्डिनेशन में सीखते हैं। तो इसका मतलब कि क्रोमियम अपने आप को Cr+3 में कन्वर्ट करना चाहता है, तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा। बाकी भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। आपको देखो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करना है तो खुद का ऑक्सीडेशन फेवर होना चाहिए। हाँ, और वो प्रोसेस फिजिबल होना चाहिए बेसिकली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ बढ़ते हैं सर आगे। Which of the following electronic configuration represent F block elements? F block। अब देखो इसका तो स्टैंडर्ड एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूँ बिना किसी टेंशन का। अगर आप F block का कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 4F सीरीज 58 से कहाँ तक लाई करता है, 71 तक। कौन सा? 4F। और 5F कहाँ से लाई करता है, 90 से लेकर के 103 तक। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब देखो बेटा, मैं पहला वाला गिनता हूँ। रेडॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 86 में 14 ऐड किया कितना हो गया सर? 110 110। और ये 118 हो गया। क्या ये इसमें लाई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रीजन में ये तो पी ब्लॉक का हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे आएंगे। रेडॉन 86, 0 1 2, 86 और 3 कितना हुआ? 89। क्या इसमें लाई करता है? नहीं। तो ये भी ब्लॉक का मेंबर नहीं है। और आगे आएंगे 86 एंड 2 82, ये भी नहीं होगा। 88 हो गया ना सर? हाँ 88 होगा ना, तो 90 चाहिए ना मुझे। अभी 86 और 4 90 ये है ना सर? तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये 5F सीरीज का है बच्चों, तो इन ट्रांजिशन का आई होप आपको समझ में आ गया। जब भी F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं पहचानना है, तो आप उसमें ये मत देखो कि F में 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, वो नहीं, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितना है। 28 एलिमेंट है सर। और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के कम से कम स्टार्टिंग और एंडिंग लोग तो पता ही है। 71 90 103 कितना आसान है। और उसके बीच में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी ब्लॉक का होगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ। हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ में अगर देखा जाए एटोमाइजेशन, ये सीधा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वैनेडियम होता है। ठीक है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है अगर वो देखा जाए तो जितना ज़्यादा अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग एटोमाइजेशन के लिए, उतना ज़्यादा मेहनत लगेगा बॉन्ड ब्रेक करने में। ठीक है, तो नॉर्मली तुम्हें लगेगा सर क्रोमियम में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा एटोमाइजेशन उसका होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको जो है 3D सीरीज में दी हुई है एटोमाइजेशन की, उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी दी है? वैनेडियम की। और अगेन बच्चों, इन सब के लिए एनसीईआरटी का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टेबल्स अच्छे से देख के जाओ। और मुझे लगता है उन बच्चों को सर बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा होगा ये, जिन्होंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी होगी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। 178, कई लोग इग्नोर करते हैं कितने बार एनसीईआरटी के पॉइंट्स को। अरे हमारा पेपर जो मेंस का चल रहा है या नीट का चल रहा है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रहा है। क्वेश्चन तो सिलेबस डिफाइंड है ना सर, तो लाइन बाय लाइन वहीं से लिख के आ रहे हैं। ऐसे रिसर्च क्वेश्चन करने जैसे तो कुछ बात है नहीं। 178 की तरफ बढ़ते हैं सर आगे। यहाँ पे लिखा कैन नॉट डिकोलराइज KMnO4। KMnO4 कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करेगा तो इसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। बट तब जब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाए, तो बस हमने को अपने को ये ढूंढना है कि कौन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। नहीं रखता, क्योंकि हुआ तो इसको तो SO2 में +4 है, यहाँ +4 है, ये हो सकता है, यहाँ भी I- है, हो सकता है। बट यहाँ पे सर देखो ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट है, तो इसके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी नहीं है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है सर। तो ये कलर शो मतलब कलर चेंज नहीं कर पाएगा। इधर होगा सर, देखो SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO4 को माइनस, मतलब सीधा I- को वो I2 बनाएगा, और यहाँ से फेरस को वो फेरिक बनाएगा +3। तो जिनको वो ऑक्सीडाइज करेगा उनमें वो एसिडिक मीडियम में खुद क्या बनाएगा? Mn+2। हाँ, तो खुद तो रिड्यूस हो रहा है तो कलर चेंज होगा, बट यहाँ रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। किसमें? थर्ड वाले, क्योंकि वो खुद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन रिडॉक्स का तब होगा जब एक ऑक्सीडाइजिंग हो और एक रिड्यूसिंग हो। दोनों ऑक्सीडाइजिंग है या दोनों रिड्यूसिंग है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलरलेस। बहुत आसान सवाल है सर ये तो। बस यहाँ पे तुम्हें क्या ढूंढना है? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और मेटल कलर शो करता है। यहाँ पे मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। देखो, अगर तुम डाइक्रोमेट आयन देखते हो या पर मैग्नेट देखते हो, तो ये भी डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, बट इनका कलर होता है ये ऑरेंज और ये पर्पल और ये पर्पल। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया? अभी तो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है रीजन। यहाँ का रीजन क्या बेटा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम लिगैंड टू मेटल।
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है लिगेंड से मेटल पे, उसकी वजह से कलर आता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर तब शो होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन देखना है सर। अब चेक किया जाए, यहाँ पे तो जिंक +2 है, 0 अनपेयर्ड, तो ये कलरलेस हो जाएगा। स्कैंडियम +3 भी देखा जाए सर, तो इसमें भी 0 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड, तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक पेयर। यहाँ पे आएंगे तो कॉपर +2 के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे मैग्नीज +2 के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सब में अवेलेबल है सर, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल यहाँ नहीं है। फर्स्ट वाला केस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, क्योंकि उसका 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, और स्कैंडियम के लिए तो नॉर्मली आर्गन का जैसा कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ। चलो, अगर मैं टाइटेनियम की बात करता हूँ, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 22, कॉन्फ़िगरेशन लिया जाए तो आर्गॉन 4s2 3d2। अब तुमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 निकाल दो, पहले 4s से निकालते हैं, तो 4s के पूरे निकाल दो, उसके बाद बचेगा 4s में 0, 3d में 1, एक अनपेयर्ड बच गया। ऐसे तुम सबको चेक कर सकते हो, इन दोनों में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब सीधा सीधा एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, ये तो पूरा कॉपर के लिए नहीं, जिंक के लिए अपन लिखते हैं। अब जिंक वाले केस में भी Zn2+ में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बस। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। इधर देखा जाए तो विच रिएक्शन इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट है जो वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं रिएक्शंस अगर लिख के दूँ सर, यहाँ पे चार्ज देखो +6 है, +6 से इसको +7 में लिया है ऑक्सीडेशन, और +6 से इसको +4 में लिया है, बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेशन है। ये तो है डिस्प्रपोर्शनेशन, एग्जैक्टली हमें नहीं वाला चाहिए, नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। अगला देखते हैं सर, यहाँ कॉपर +1 है, यहाँ कॉपर +2 है और यहाँ 0 है, तो +1 से +2 ऑक्सीडेशन और +1 से 0 रिडक्शन, ये भी है डिस्प्रपोर्शनेशन सर। इधर अगर देखा जाए XeF4 का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो यहाँ सर +4 चार्ज है, ये जेनॉन है 0 चार्ज है, और जेनॉन का जो ऑक्सीडाइज यहाँ बनेगा वो बनेगा XeO3, उसमें +6 है, मतलब ऑक्सीडेशन और +6 और रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन। बट यहाँ पे देखा जाए सर, ये ऑलरेडी हाई स्टेट में है +6, तो हाईएस्ट स्टेट वाला तो कभी दोनों नहीं हो सकता ना, पॉसिबल है। इसके पास एक ही ऑप्शन है, रिड्यूस होना, और तो ये इससे भी रिड्यूस हुआ है और इसमें भी रिड्यूस ही हुआ है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था पीछे के पीछे वाले सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने बताया था बच्चों आपको कि बीच का इंटरमीडिएट अगर ऑक्सीडेशन नंबर है, सिर्फ उसकी ही पॉसिबिलिटी होती है ऊपर या नीचे जाने। हाईएस्ट वाला केवल रिड्यूस होगा और लोवेस्ट वाला केवल ऑक्सीडाइज होगा, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन कभी दे ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। Which of the following ion is a tetrahedral green colored ion? अभी शायद अभी जस्ट ही डिस्कस किया था, इस पे टाइम ही नहीं देना है अपने को, मैं लिख के देता हूँ। देखो, परमैग्नेट जो है वो कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का। ये होता है आपका कौन सा कलर सर, ग्रीन कलर। ये होता है हमारा येलो क्रोमेट, और डाई क्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का। और ये दोनों पेयर्स, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में, और ये भी एक दूसरे के साथ किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में। एसिडिफाई करने पर मैग्नेट से परमैग्नेट और क्रोमेट से डाइक्रोमेट, और बेस डालने से वापस जाएगा। ठीक है, मतलब +6 +7 में जाएगा अगर मीडियम एसिडिक होगा तब, और बेसिक होगा तो +7 से +6 में जाएंगे मैग्नेट के लिए। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन की तरफ, 182 की तरफ। अब यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए, बिल्कुल एनसीईआरटी का वो लाइन एग्जैक्टली पूरा इमेज डायग्राम ही है सर, बेसिकली उठा के डाल दिया है। अब यहाँ क्या क्या बनेगा आप ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हो। लेंथेनाइट का ऑक्साइड बनाओगे, इसकी लेंथेनाइट की वैलेंसी हम कितनी मानते हैं, 3 मानते हैं, और ऑक्साइड की कितनी मानते हैं, 2 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ln2O3 बन जाएगा। सल्फाइड में भी एग्जैक्टली सेम बनेगा, Ln2 और S3। ऐसे नाइट्राइड में बनाएंगे तो बनेगा LnN। ऐसे ही आप सारे बना सकते हो। उसका क्वेश्चन क्या है, गैसियस प्रोडक्ट पूछा है, किसमें गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कितने रिएक्शन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो कितने होंगे, दो रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट देगा। एक तो वो एसिड इसके साथ H2 रिलीज करेगा, मुझे लगता है वहाँ एक गैसियस प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा जो है गैसियस प्रोडक्ट ऑक्साइड का हो सकता है। इनके पॉसिबिलिटी है सर में भी ऑक्साइड का होने का। ठीक है, तो आप एक बार ये पूरा रिएक्शन बेटा देख लो। एनसीईआरटी में ये पूरा रिएक्शन जो है गिवन है, और सबके फिजिकल स्टेट्स भी दे रखे हैं, फिजिकल स्टेट भी दिया, तो वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन है कि कितने। तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो उसको, सबके फिजिकल स्टेट बस चेक कर लो कि कौन गैसियस है, रिएक्शंस भी देख लो और स्टेट्स भी देख लेना। स्टेट्स भी देख लो। करेक्ट आंसर इज 2। सो जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट वंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ बढ़ते हैं सर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही तो है सर। नहीं सर, और क्लोरीन, हाँ क्लोरीन भी ग्रुप 17 का है, क्लोरीन -1 से लेके +7 तक शो कर सकता है। माय मिस्टेक, नेपच्यूनियम भी शो करता है +7 तक, और ये भी शो करता है +7 तक। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। और इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो करेक्ट है सिंगल करेक्ट में, और ऑल ऑफ दिस भी आ रहा है, तो मेक श्योर कि ऑल ऑफ दिस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये एलिमेंट्स हैं जो +8 भी शो करते हैं, ये दो याद रखो, ऑस्मियम एंड रुथेनियम। तो आपने तो काम ही आसान कर दिया सर बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 184, HCl को कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है? अब देखो KMnO4 तो करता है, किसमें? Cl- को बनाता है Cl2, ठीक है। Br2 अगर दिया जाए तो Br2 के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको ऑक्सीडाइज कर सके। नहीं, क्योंकि अगर ब्रोमीन ने ऑक्सीडाइज किया, Cl2 और Br2 में जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाँ, वो Cl2 है। हाँ, तो ये जो है ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ, ठीक है। तो तो अगर मैं 1 इसकी और बात करूं 3 तो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना सर, नाइट्रिक एसिड होता तो होता शायद, ये एसिडिफाई करने के लिए यूज होता है, तो मुझे लगता है इसका केवल आंसर 1 होना चाहिए। मतलब मोर एक्यूरेट देखा जाए तो 1 ही होगा, क्योंकि H2SO4 के बारे में मेंशन कर दिया ना कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है ऑलरेडी। नाइट्रिक एसिड को हम यूज करते हैं, रेड ऑक्सीडेशन है, बट अभी हमने H2SO4 यूज किया नहीं है आज तक। हाँ, मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ जहाँ पे डायरेक्टली कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, की तरफ सर 185 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I- विथ MnO4-, जस्ट ही वो एसिडिक मीडियम में था। हाँ बिल्कुल। ये कौन सा मीडियम है? अल्केलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका आंसर करेक्ट फर्स्ट है, ये याद रखो। I- को जब ऑक्सीडाइज करता है KMnO4 तो वो उसको दो अलग अलग मीडियम में दो अलग अलग प्रोडक्ट I2 बनाएगा जब एसिडिक होगा, और IO3- बनाएगा, ये एसिड के, और ये अल्केलाइन के प्रेजेंस में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। Which one of the following conversion involves change in both hybridization and shape? ये अच्छा सवाल है, इसको विचार कर सकते हो, ये गलती होने के चांसेस कई बार रहते हैं। अब देखो सर, ये दोनों अल्केन है, हाँ। हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों का sp3 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन का, नहीं, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज करना है ना। अमोनिया ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, शेप में तो चेंजेस हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन थर्ड नंबर हमें लग रहा है सर बहुत इंपॉर्टेंट। ये sp2 है और ये sp3 है, बैक बॉन्डिंग बच्चों बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये टेट्राहेड्रल है, दोनों चेंज हो गया सर। ऑप्शन नंबर इज 3। वाटर ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और हाइड्रोनियम आयन भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन कर लेंगे ये, हाँ कर लेंगे, उतना तो हमें लगता है सर, उतना तो कर ही पाएंगे ऑब्वियसली। 187 की तरफ बढ़ते हैं। फॉस्फेट ऑफ अ मेटल हैज द फार्मूला। अब ये देखिए बैलेंसिंग, वैलेंसी समझने का क्वेश्चन आ गया। वैलेंसी समझने का। अगर मैं फॉस्फेट की बात करता हूँ सर, तो फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3 PO4 की वैलेंसी 3 है। तो ये जो M है, इस M की वैलेंसी 2 हो गई ना। हाँ। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कंपाउंड आएगा। केमिकल फार्मूला बनाने का सवाल है। तो M की वैलेंसी हमें मिल चुकी है 2। अब मुझे उसका क्या बनाना है सर? सल्फेट। अब सल्फेट में देखो M भी 2 है और सल्फेट भी 2 है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला आएगा MSO4। अगर इसके ऑप्शन में बच्चों ये वाला ऐसा दिया होता तो भी करेक्ट हो सकता था, MSO4 और इसका ट्वाइस, तो दिस कैन ऑल्सो बी करेक्ट, बट ऐसा देगा नहीं क्योंकि इंपेरिकल फॉर्म में दे रखा है। 188 की तरफ बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज करेक्ट? इसमें से कौन सा का बॉन्ड एंगल ऑर्डर करेक्ट है? अब ये अच्छा क्वेश्चन है सर, क्यों? इधर एग्जांपल्स अच्छा ले, हाँ। अलग अलग फैमिली उठा लिया। जैसे ये BCl3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो sp2 है, sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120, इसका बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। PCl3 में सर एक लोन पेयर आ जाएगा। अब ये sp3 है और ये भी क्या है, sp3 और एक ही फैमिली का है। तो जब हमने ये जनरल रूल्स पढ़े होंगे कि जब सेम हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल चेक करना होता है और टर्मिनल एटम भी सेम हो, हाँ। तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जैक्टली। तो अभी देखा जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। कितना रहेगा? अगर वो एक आइडिया लिया जाए, बेसिक आइडिया, तो मुझे लगता है कि जो भी रहेगा आर्सेनिक से तो ऑलमोस्ट ज्यादा ही होगा, और ये उससे भी कम होगा। तो ये तो करेक्ट दिया हुआ है। मतलब अगर वैल्यू पे बात ना करे फिर भी इतना पता है कि सेंट्रल एटम की चाहिए था मुझे, हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, ऑल ऑफ एबव भी, तो अपन बाकी भी चेक कर लेते हैं सर एक बार। ठीक है, CO2 sp हाइब्रिडाइज्ड है तो 180, ये तो 180 सबसे ज्यादा। ये sp2 है तो 120 डिग्री, ये sp3 है 104.5, और ये अगर देखा जाए SF2 तो SF2 जो है
वो वाटर जैसा हो गया ना सर, वाटर जैसा हो गया। और सर इसमें ऐसा भी देखते हैं कि 107 होगा अमोनिया। ड्रैगो रूल अपन लगाएं क्योंकि थर्ड तो पीरियड क्या है तो 90 के आसपास, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो वैल्यू काफी कम हो जाती है। तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट, दोनों करेक्ट होगा तो फिर ऑल ऑफ दीज ही आएगा। लास्ट वाले केस में हम देख सकते हैं ये देखो ऑर्गेनिक में भी है बेटा, ईथर में ये दोनों बल्की ग्रुप्स है ना, एग्जैक्टली, तो ये रिपेल होकर के बहुत ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल से भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, इसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 111 के आसपास आता है, ये 104.5 के आसपास आता है, और ये जो है उससे भी कम आएगा। सो ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन एक इतना सुंदर सवाल है जिसमें आप पूरा बॉन्ड एंगल अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दे रहा हूँ, OF2 का बॉन्ड एंगल OH2 से कम है, बट OCl2 का इन दोनों से ज्यादा है। ये भी एक पेयर याद रखना है, काफी फेमस एग्जांपल है। तो ध्यान रखो आप इसको, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से शेयर करना हमारा काम है कि क्वेश्चन के साथ साथ। इनऑर्गेनिक में बेटा ऐसे ही है, इन्फॉर्मेशन है तो है और नहीं है तो नहीं है। हाँ, उसमें आप और कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। तो कई बार बहुत बच्चों को इस वजह से पसंद भी नहीं आता, लेकिन नंबर भी ज़्यादा देता है। ये भी याद रखो हमेशा, आपको चीज़ें याद है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो एच बॉन्डिंग के स्ट्रिंग के ऊपर सवाल आ गया सर। एच बॉन्डिंग में बेटा एक सिंपल रूल समझो, E सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन बॉन्ड E। तो यहाँ पे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ E है, ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? कोवेलेंट। और ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जो स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड एलिमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए, इसका रीजन भी समझा देता हूँ मैं। देखो, ये बॉन्ड जितना पोलर रहेगा उतना स्ट्रांगली ये सामने वाले को खींचेगा ना। एग्जैक्टली। तो ये पोलर ज्यादा होने के लिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद इसको इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना है अपनी तरफ। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो आसानी से जाने नहीं देगा, तो ये बॉन्ड वीक बनेगा। तो इसलिए ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए और ये वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए सर, कोवेलेंटली बॉन्डेड यहाँ पर O है और यहाँ भी O है। यहाँ पे देखो सर, O है और ये वाला O+ है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ये उल्टा हो गया, ये खुद उस H को चाहेगा कि उसके पास रहे एज कम्पेयर टू। हाँ, ये कोवेलेंट है और ये हाइड्रोजन है, तो ये करेक्ट हो गया। इन दोनों में ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है, देखो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी तो दोनों में सेम ही है ना। सेम ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दोनों में सेम है और ये चाह रहा है इसके पास, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो ये इसको अटैच करने का, खींचने का कोशिश ज्यादा अच्छा से करेगा। तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ बेटा समझ में क्या ज्यादा होगा। ये जो है बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींच पाएगा। ये बॉन्ड दोनों सेम ही हो गए, इधर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इससे तो ये कम है ना। यहाँ पे आएंगे तो अब देखो सर, ये O है और ये भी O है, यहाँ पे ये F है और ये भी F है। तो हमने क्या बोला था कि कोवेलेंटली बॉन्डेड वाला जो है दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये वाला फैक्टर पहला है। जब ये सेम हो जाता है तब आप इस पे जाओगे। पहला फैक्टर क्या है? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड कम पोलर है, तो ये स्ट्रांग होना चाहिए था ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये इसमें ये वाला केस ज्यादा अच्छा देना चाहिए सर। सही है, इधर दोनों को इक्वल दिया है, फिर से रॉन्ग हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए ये वाले में तो ये HF है, पोलर ये जितना उतना ही पोलर ये भी है, बट ये आसानी से लोन पर दे पाएगा ना। एग्जैक्टली। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ नंबर वाले केस में ये OH है, कोवेलेंट बॉन्डेड और OH से जुड़ा है। ये कोवेलेंट बॉन्ड NH है और किससे जुड़ा है? OH से जुड़ा है। ये वीक हो गया ना। ठीक है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। सो फर्स्ट वाले में ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है इधर वाले साइड का। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ। Which of the following diagrams show correct change in the ionic character? अच्छा, ये फजांस रूल का क्वेश्चन आ गया, बहुत एक ही में हमने सब ट्राई किया कि इंक्लूड कर लिया जाए। और फजांस रूल इज हाईली इंपॉर्टेंट इन केमिकल बॉन्डिंग। मतलब थोड़ा हो सकता है विजिबिलिटी का इशू आ रहा हो, क्योंकि ठीक है, अपन बता देते हैं बच्चों को सर। यहाँ पे बेटा देखो डिक्रीजिंग का डिक्रीज लिखा है, यहाँ पे भी डिक्रीज लिखा है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है और यहाँ पे भी इंक्रीज लिखा है। ठीक है, अपन एक एक्सप्लेन करते हैं, उससे बच्चों को आइडिया लग जाएगा। हाँ, तो कंपाउंड्स अगर देखा जाए तो मैं पहले सारे कंपाउंड्स लिख लेता हूँ आपके लिए। एक है सर RbCl का क्लोराइड है, दूसरा CaCl2, कैल्शियम का क्लोराइड है, नेक्स्ट जिंक का क्लोराइड है सर, जिंक का क्लोराइड है और बेरियम का क्लोराइड है। अब देखो बेटा, इसमें पहले तो ये तो मोस्ट कोवेलेंट हो गया क्योंकि ये स्यूडो नोबल गैस कैटायन है। ठीक है, स्यूडो नोबल गैस कैटायन, और फैजांस रूल में सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर का यही है, स्यूडो नोबल गैस कैटायन। तो जो मोस्ट कोवेलेंट होगा इसमें क्या पूछा था? आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर की बात हुई थी ना, तो Zn-Cl2 तो कम ही होना है। तो उधर से तो बढ़ेगा ही ना सर, बेरियम की तरफ इधर से भी डिक्रीज और इधर से यहाँ जाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये सबसे कम तो दिख रहा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और बाकी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक फैमिली के है ना सर। अच्छा, यहाँ +1 है और यहाँ क्या है? +2। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा कोवेलेंट।
तो इनमें जो सबसे आनिक है वो RBCL है। RBCL तो RBCL से आनिक कैरेक्टर घटना चाहिए और नीचे भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ से इंक्रीज हो रहा है हाँ। और यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। RBCL शुड बी मोस्ट आयोनिक। तो ये मोस्ट आयोनिक दिया है यहाँ पे, ये मोस्ट आयोनिक दिया है और इसको जो है लीस्ट आयोनिक दिया है और ये जो चाहिए था हमें। एक ही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है सर इसके हिसाब से, बाकी ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। हाँ, जो पैटर्न अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यही अप्लाई करना है आपको। अगर अनायनिक पार्ट सेम होता है तो इन दोनों में ज्यादा आयनिक कौन होगा सर? क्योंकि सर इसके नीचे वाला अनायन सेम है। हाँ, अनायन सेम तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा हाँ। वो ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा और चार्ज के टर्म्स में प्रोपोर्शनल होता है। जब हम Ca से BaCl2 की तरफ जाएंगे, वैसे तो वो डायगोनल पे ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट वो Ca से BaCl2 ज्यादा आयनिक होगा। ठीक है, बिल्कुल। RBCL सर ओवरऑल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू BaCl2। RBCL मोस्ट आयनिक और लीस्ट आयनिक ZnCl, और यही मैच होना चाहिए करेक्ट इसका साइक्लिक फ्लो जो है वो। 191 पे चलते हैं। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ डिफरेंट जो फोर्सेस सिखाते हैं अपन बच्चों को उसके ऊपर सवाल है। अब देखो बेटा ये तो आयन है ना, हाँ, और ये तुम्हारा पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड को हम डाइपोल बोलते हैं। आयन इस इंटरेक्शन का नाम है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल कहाँ लिखा है सर? S। A के लिए S। तो मैं A को मैच कर रहा हूँ S से। अब A को S से मैच किया जाए तो कोई फायदा नहीं, 3 ऑप्शन में है। उसके बाद देखो बेटा ये जो है नॉन पोलर कंपाउंड है और ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के बीच का जो फोर्स होता है उसको लंदन फोर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स। D के लिए, तो D के लिए कौन सा मैच हो जाएगा? R मैच होगा। D के लिए R दो ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन में क्या 3 ऑप्शन नहीं, लेकिन हाँ सर A हम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है ना, फिक्स कर रखा है ना। तो ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं हमारे। अब यहाँ से देखा जाए सर तो ये वाला जो एग्जांपल है ये नॉन पोलर है और ये वाला क्या है? पोलर है। पोलर। तो मैं इसको बोलूँगा डाइपोल, हाँ, इंड्यूस डाइपोल। हाँ, इंड्यूस डाइपोल। और इसमें देखिए दोनों पोलर है सर, तो इसका नाम होगा डाइपोल डाइपोल। अब एनसीईआरटी में तो ये नाम दिया है, बट ये थोड़ा सा अलग करके अलग, लेकिन अपन निकाल सकते हैं सर इसको। डी बाई अट्रैक्शन बोलते हैं बेसिकली, जो बी वाला फॉर्मेट है। जब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होता है दैट इज कॉल्ड एज डी बाई इंटरेक्शन। अगर आपको ये नेम नहीं पता, डाइपोल को केसोम अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये नेम हो सकता है आपके लिए अनफैमिलियर, तो आप अभी ध्यान रखो, हमने बता दिया। ये हमारा क्या आया था सर? R। ए फर्स्ट ऑप्शन मैच होता होगा सर, आ रहा है इसके हिसाब से। नाम याद रख लो बेटा। तो ये नेम में भी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का ही नाम है डिबाई और डाइपोल डाइपोल का ही नाम है केसोम अट्रैक्शन। एनसीईआरटी में जनरली ये नाम दिया है, तो ज्यादातर तुम्हें ये हो सकता है सर बहुत बच्चों के लिए थोड़ा अनफैमिलियर जैसा लगे, बट कोई नहीं, अभी हमने बताया, डिस्कस किया, तो आप सीख लो इस चीज को अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ। 192 में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट करिए सर। एक सेकेंड। हाँ, BF3 और NH3 को कंबाइन किया है। इधर तो पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस है सर। बेस है, तो लुईस एसिड बेस मिलके एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं ना सर। तो पहले वो दिखा लेते हैं हम एक बार। हमारे पास था NH3, तो NH3 ये अपना लोन पेयर बेसिकली डोनेट कर देगा। F और F और इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो ये सर sp3 था और ये sp2 था। अभी लेकिन चेंज हो जाएगा सर ये, लेकिन अभी ये sp3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो जा रहा है बोरॉन का, इसका चेंज नहीं हो रहा। रेगुलर ज्योमेट्री सर BF3 की चेंज हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सी, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वो प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जा रहा है। और अभी भी बच्चों जस्ट ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, जिसमें BF3 के रिगार्डिंग पूछा गया था कि उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा या नहीं होगा। sp2 से sp3 हो रहा था, बॉन्ड एंगल कम होगा ना। 120 से 109 पे जा रहा है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, ये गलत है। यहाँ पे लोन पेयर था 107 था, अभी एग्जैक्टली 109 पहुंच गया, तो डिक्रीज तो नहीं होगा, तो ये बढ़ रहा है। और इसने बोला फिर लास्ट में रेगुलर ज्योमेट्री कैसे चेंज हो रहा है? स्टेरिक नंबर की वैल्यू तो अभी भी 4 की 4 बची हुई है, तो कुछ चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ। ये थोड़ा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का सवाल है और VBT। हाँ, VBT। तो VBT की अगर बात की जाए बेटा, तो आप स्ट्रक्चर देख के इमेजिन कर पाओगे। कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सेम हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा ऊपर से प्लस की ओवरलैपिंग है। तो बॉन्डिंग बिल्कुल प्लस बॉन्डिंग होता है, माइनस बॉन्डिंग होता है, और अपोजिट चार्जेस एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो ये जो है बॉन्डिंग है, ये वाला भी बॉन्डिंग है सर। हाँ सर, सेम नेचर, पाई बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। ये जो है देखो सर पाई का एंटी बॉन्डिंग है सर, पाई को स्टार बोलेंगे। हाँ, पाई स्टार। और ये जो है वो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि प्लस और है ना। एग्जैक्टली, ये भी जो है वो सिग्मा का स्टार हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सर SS का एंटी बॉन्डिंग है। तो SS का एंटी बॉन्डिंग 4th होगा ना, तो S का तो 4 ही मैच। S के लिए 4 मैचिंग सर, 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक इसमें एक इसमें। P के लिए
P के लिए डी सर ऑर्बिटल है, डी का सिग्मा है, तो डी का सिग्मा सेकंड, P के लिए सेकंड, P का 2, ये भी ये और ये मैच कर रहा है। Q जो है वो डी और P और D का पाई बॉन्ड है। हाँ, P और D पाई बॉन्डिंग, तो पाई 3 से बॉन्डिंग मैच थर्ड, करेंगे सर। बस एक मिल गया अपने को सर, ऑप्शन नंबर 3। सो बच्चों बस ध्यान रखना है, प्लस प्लस तो ये सेम लोब्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा तो बॉन्डिंग नेचर होगा, और अपोजिट लोब्स इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से तो एंटी बॉन्डिंग नेचर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल तो आप पहचानते ही हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 194 की तरफ सर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, ये भी फजांस रूल से बिल्कुल डिस्कस कर कर सकते हैं। कैटायन सेम है बेटा, कैटायन सेम है तो हम अनायन से डिसाइड करेंगे ना। हाँ। अनायन की साइज बढ़ती है तो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन बढ़ता है, बढ़ता है ठीक है। तो ये तो तुम्हारा पहला वाला करेक्ट हो गया है ना। पीबीओ पीबीएस में देखा जाए तो फिर से अनायन की साइज बढ़ी है ना। हाँ, ऑक्सीजन ये भी करेक्ट हो गया, 2 करेक्ट हो गए तो सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। और इस केस में भी सब बढ़ता जा रहा है। सेम है ना, तो बढ़ेगा। जो कहानी फर्स्ट के लिए एप्लीकेबल वही कहानी थर्ड के लिए। कैटायन सेम है तो अनायन की साइज देखेंगे, अनायन की साइज बड़ी तो पोलराइजेशन ज्यादा। कैटायन छोटा होना चाहिए, अनायन बड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली सर। नेक्स्ट क्रोमाइट और जो अपन डिस्कस कर रहे थे अभी, उसके ऊपर लगभग आ गया बात। सोडियम क्रोमेट, क्रोमाइट ओर को अगर मैं इसके साथ रिएक्ट करता हूँ तो पहले बनता है क्रोमेट और उसको एसिडिफाई करते हैं तो डाइक्रोमेट। तो ये बनेगा हमारा CrO4 2- और ये बनेगा Cr2O7 -2। तो ये सोडियम क्रोमेट और वो सोडियम डाई क्रोमेट। तो A इज क्रोमेट, ये तो गलत हो गया, ये सही है। देखो सर, सोडियम क्रोमेट, हाँ, और ये डाइक्रोमेट, तो दोनों बन रहे हैं, बोथ एंड 2 तो प्रोसेस है। और इसमें भी देखो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, जो सर अभी डिस्कस कर रहे थे कि कलर वाला येलो और ऑरेंज, येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से येलो, उसके ऊपर चल रहे हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं सर 196 की तरफ। व्हाइट ब्लू विट्रियल तो सबको पता होगा, कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियल सबको पता है, व्हाइट विट्रियल आ गया और वो जिंक सल्फेट, ये याद रखना पड़ेगा। देखो एकदम इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ मुझे लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्लू विट्रियल तो मुझे लगता है सबको याद रहता है। जिंक +2 है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो कलरलेस होगा। कलरलेस क्रिस्टल्स जब बनाते हो पीपीटीज तो व्हाइट ही बनते हैं। ये तो बड़ा बढ़िया लॉजिक दिया सर आपने। हाँ, बेस्ट है। कॉपर +2 ब्लू होता है ना सर, तो इसलिए कॉपर का सल्फेट क्या आता है, ब्लू। और जिंक +2 कलरलेस है तो उसका व्हाइट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? MnO4- और रस का फॉर्मूला सबको पता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, तो ये तो गलत लग रहा है। हाँ सर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड चाहिए था ना सर हमें, नहीं हो सकता, फर्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखा जाए तो मैग्नीज का जो है ऑक्साइड और ये आपका टेक्नीशियम का ऑक्साइड है, तो ये ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। इधर सर देखो Fe और Hg जो है ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिखाया जाता है। हाँ, ये अलाइन नहीं बना सकते। उसका रीजन अगर देखा जाए, हमने कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि मरकरी को हम आयरन के कंटेनर में स्टोर करके ट्रेवल कर लेते हैं। अगर अलाय बना सकते होते तो मरकरी को हम आयरन के कंटेनर में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो एक वो जनरल एग्जांपल हो गया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मरकरी जो है मेटल्स के साथ बनाता है अलाय, इन जनरल मोस्टली मेटल के साथ। तो बच्चों लगेगा सर ये तो सही होने वाला है, बट फिर आयरन के साथ ये केस पॉसिबल नहीं होता है। और ये भी एलॉयज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस किस मेटल्स की अच्छी होती है, किसकी बुरी, ये सब डी ब्लॉक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एकदम उल्टा लिखा बेटा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग डी ब्लॉक इज टंगस्टन, जो है वो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए तो बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला टंगस्टन होता है, इधर लोवेस्ट लिखा हुआ है। लोवेस्ट की भी बात करूं तो मरकरी होगा। देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, मरकरी। और ये तो मुझे लगता है सर एकदम बुकिश डेफिनेशन टाइप चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ। मिनी ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, तो अपने को बताना है बच्चों द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स आर, इसमें से कौन कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी लाइंस उठा के छाप दी उन्होंने इस टॉपिक के। क्या लिखा है ऐसे सवालों में सर लाइंस ही लिखा रहता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन प्योर मेटल। सही बात है, और पैक्ड हो जाएगा ना, उसके बीच के गैप में डाला है ना हमने, और पैक हो जाएगा। जो इंटरस्टिशियल गैप थे उसी में तो डाल रहे हैं, तो डेंसिटी बढ़ रही है, हार्ड भी हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, और उसकी मेटालिक कंडक्टिविटी तो चेंज होने वाली नहीं है, रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी रिटेन रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये केमिकली मोर रिएक्टिव नहीं, रॉन्ग है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि अपने से पूछा था सर, क्या पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन कौन सर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का तीनों करेक्ट आ रहा है ना सर अपने को, 1 2 और 3, और ये एक ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट नंबर, ये रॉन्ग रहेगा ना। हाँ, क्योंकि अगर रॉन्ग पूछा होता तो अपन 4th नंबर करते। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 199। द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सबको पता है क्रोमियम का स्टेबल स्टेट +3 होता है और हाईएस्ट +6 होता है। +6 बिल्कुल, तो यही हो जाएगा फर्स्ट नंबर, स्टैंडर्ड एकदम इंफॉर्मेशन है।
Yes. लास्ट 200 नंबर अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 200 बच्चों देखो, आज की सीट का ये लास्ट सवाल। थैंक यू आ जाएगा पहले ही। सीट का भी बताइए अभी। कोवैलेंट वाइली ग्रीन कंपाउंड इज, कौन सा ये कंपाउंड? भी एनसीईआरटी बेस्ड सीधा क्वेश्चन है सर। ये अपना Mn2O7 साफ साफ वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि Mn2O7 इज ऑयली ग्रीन कंपाउंड, पूरी वो लाइन उठा के छाप दिया। एग्जैक्टली। तो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी डी एंड एफ ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन या पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मुझे लगता है में 3 ही चैप्टर बचे हैं सर अच्छे वाले, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो बच्चों को अच्छे से आता ही है, और उसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे लिए हम लोगों ने। तो आप एक बार खास करके डी एंड एफ ब्लॉक पूरा पढ़ के जाओ। पी ब्लॉक का तो ट्रेंड ही ज़्यादा आने वाला है, ट्रेंड का आपने शॉर्ट ट्रिक कुछ ना कुछ बनाया ही होगा, बट डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, उसके हर एक लाइन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। तो उसको एक बार भी पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन देखने के बाद याद आता है कि हमने ये पढ़ा था रिसेंटली। अरे होप सो कि बच्चे शॉर्ट नोट्स बना के रखे होंगे तो आपके लिए बहुत फेवरेबल। अभी क्या है, लास्ट मोमेंट पे जो डीएफ ब्लॉक एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बनाओ, तुम क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स ही पढ़ पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरीज में। ऑल द बेस्ट। एग्जाम वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, हम अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीट के साथ जल्दी ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जेई के अटेम्प्ट के पहले हम वो 500 क्वेश्चन आपको टारगेट पूरा करना है। डेफिनेटली हम लोग करेंगे, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। सो थैंक यू। थैंक यू।